म्हणजे जसं नारेबाजी होणार आहे की नेमकं काय? देखिए, जो मांगे हैं युवाओं की वो हम आंदोलन करेंगे और हर एक कोने में करेंगे और मुंबई में नहीं पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। एक आंदोलन तो पूरे देश भर में है, एक मुहिम चल रही है जो राष्ट्रीय बेरोजगारी की दिवस है और हम हमारी मांगे पूरी करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और जो नरेंद्र मोदी युवाओं से चाहता है, जैसे मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि युवा पकोड़े बेचे या चाय बेचे, तो मुझे लगता है उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को दिखाना पड़ेगा कि आज का युवा को और कोई चारा नहीं है, पर यही करना पड़ेगा उसको। पकोड़ा पार्टी करूं, बुट पॉलिश करूं, सिग्नल वर चहा विकू। आज के युवा को और कोई चारा ही नहीं है ना, पढ़े लिखे युवा को। तुम्ही उद्या कुठे लावणार आधी सांगितलं मुंबई पोलीस मुंबई में हर एक क्षेत्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा और बड़े से बड़े कार्यक्रम होगा और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। हाँ, अगर अभी दे देंगे तो हमें पकोड़े तले नहीं देने जाएंगे, तो हमारे पकोड़े दाल और तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हैं, ऐसे में आप पकोड़े तल पाओगे, आप तल पाओगे, हुआ है वो तल पाएगा नहीं। देखिए, तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसीलिए जो तेल के दाम है, पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, बढ़ गए हैं और इसका जो इफेक्ट है वो सब जगह लोगों को हो रहा है। मगर फिर भी अगर जो भाजपा के जो बड़े लीडर्स है वो कहते हैं कि अगर युवा को नौकरियां नहीं है तो वो पकोड़े का ठेला डाल सकता है, तो इसीलिए अगर वो चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा युवा है, जो ग्रेजुएट युवा है, अगर वो पकोड़ा ही बेचना चाहता है तो वो किधर से बंदोबस्त करके तेल ले लेगा महंगे में और बेचना चालू कर देगा। इसीलिए हम कल वही करने वाले हैं। सर, तरी मुंबईत मुख्य कार्यक्रम कुठं असेल, म्हणजे तुमचा प्रदर्शन? अनेक ठिकाणी आहे आणि काय पाहिजे ठिकाण तुमच्या डे प्लॅन साठी का उद्या सकाळी 7लाच करू, 7ला द्यावं। आंदोलन एकच दिवस असणार की पुढे चालू ठेवणार? नाही, हे आंदोलन चालूच आहे ना, गेले अनेक दिवस बेरोजगारी विषयावर आपण आंदोलन करतोच आहे आणि हे आंदोलन चालूच राहणार आहे, कारण हा प्रश्न गंभीर होत चाललेला आहे। आणि विशेष करून आपण काल पण पाहिलं असेल की फोर्ड सारख्या कंपनीनी भारतातले काम बंद केलं, 2 फॅक्टरीज बंद झाल्या, 4000 तर प्रत्यक्ष आणि सुमारे 40,000 अप्रत्यक्ष कामगारांवर त्याच्यातून सुबोध हरिद्वार है, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ और यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मुझे मुंबई यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और इस पूरे आयोजन का जो उद्देश्य है वो ज्यादा से ज्यादा जो प्रवक्ता साथी होते हैं उन्हें इनवाइट करने का है कि वो लोग आए और कांग्रेस से जुड़े। एक गूगल फॉर्म के माध्यम से हम लोग इस प्रतियोगिता को संचालित करते हैं। गूगल फॉर्म के माध्यम से अगले 15 दिनों में हम प्रयास करेंगे कि वो लोग कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के संज्ञान के लिए आवेदन करें और उसके बाद जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर आयोजन किए जाएंगे, जिसके माध्यम से जैसे जिला में जब आयोजन होंगे तो जिला स्तर पर प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा जो लोग भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से जीतेंगे और वही जीतने वाले जो लोग होंगे वो प्रदेश स्तर पर फिर कम्पीट करेंगे और स्टेट लेवल के स्पोक्स पर्सन के लिए उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जो लोग उसमें जीत करके आएंगे और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहेंगे उनके मापदंडों का चयन प्रदेश यूथ कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और हमारे प्रभारी हरपाल सिंह के निर्देश पर उनके मार्गदर्शन में जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहेंगे अच्छे भाषण देने वाले अच्छे वक्ताओं को जिम्मेदारी के रूप में प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त करने का एक ये प्रोसेस है। और इसका जो पहला चरण है वो आज महाराष्ट्र और मुंबई के लिए लॉन्च किया जा रहा है और इस लॉन्च के साथ ही अगले 15-17 दिनों में आई थिंक 15 डेज आएगा, तो 15 दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे कि गूगल फॉर्म्स के माध्यम से एंट्रीज आ जाए। गूगल फॉर्म्स के साथ QR कोड भी है हमारे पोस्टर में। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से हम इसका प्रचार करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस इवेंट को जो संचालित करने का काम जिला यूथ कांग्रेस और प्रदेश यूथ कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आगे की बातें जी। आज आपण ह्या 2 विषयाशी निगडीत जर काय असेल
सोनू सूदकडे बेरोजगारीचा मुद्दा जास्त महत्वाचा आहे मला असं वाटतं, आणि त्या युवकांना तो त्यांच्यावर तो अन्याय होईल जर या विषयाचं वाचा सोडून जर मी दुसरीकडे काही हे केलं. तर या संदर्भात काही प्रश्न असतील तर आपण घेऊया. मुंबईत प्रदर्शन कुठे होणार आहे? वेगवेगळ्या ठिकाणी सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. सीएसटी वगैरे अलग अलग जिल्ह्यों में तर ही कॉम्पिटिशन आहे ही ऑनलाईन असणार, भाषण ऑनलाईन, कारण नाही कोविड ऑनलाईन फक्त नाव नोंदणी आहे, प्रत्यक्ष स्पर्धा होणार आहे. रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन प्रत्येक जिल्ह्यात, और जो कंपटीशन है वो हम लेंगे. तुम्ही एक उदाहरण दिलं असे देशभरात किती प्रवक्ते या स्पर्धेत 2 वर्षापूर्वी देशभरातला टोटल आंकड़ा जर बघितलं कितने आपने हो गए इस बार पूरे देश में जो प्रवक्ता बन गए? अभी 68 लोगों का लिस्ट आईवाईसी ने निकाली थी जो देश भर से यंग इंडिया के थ्रू ही सेलेक्ट होकर के आए थे. वो लिस्ट अभी पिछले महीने ही श्रीनिवास जी ने घोषित की थी और उसमें से लगभग 24 लोग नेशनल के स्पोक्सपर्सन थे और 69 स्टेट के स्पोक्सपर्सन थे. उसी को एक्सटेंड करने के लिए इस प्रोसेस को लाया गया. ही सध्या युवक काँग्रेसचे आहे, राष्ट्रीय याच्यातूनच पुढे जाणार ना. आता जे राष्ट्रीय काँग्रेसचे जे प्रवक्ते जसे रागिनी नायक असेल किंवा अलका लांबा असतील किंवा हे जे लोक तिथे गेले ते सुद्धा, हे चरण सिंग सप्रा हे पण युवक काँग्रेस मधूनच गेलेले आहे. ती प्रक्रिया आहे, त्याच्यातून नवीन लोक आणायचे, त्यांना ट्रेनिंग द्यायचं आणि फक्त प्रवक्त्यापुरतं मर्यादित न राहता वक्ते सुद्धा तयार करण्याची ही प्रक्रिया आहे. तुम्ही राष्ट्रीय स्तरावरची ही स्पर्धा आहे असं म्हणताय, मात्र ती स्थानिक भाषातनं असणार आहे का की फक्त हिंदी भाषेतनं? नाही, सर्व भाषांमध्ये, स्थानिक भाषांमध्ये. आपल्या इथे मराठी होणार, हिंदी होणार, इंग्लिश होणार, एखाद्याला दुसऱ्या भाषेत करायचं असेल तेही होणार, फक्त परीक्षक आणावं लागतील. परीक्षक कोण असणार आहे मग? परीक्षक साधारणतः त्या ठिकाणचे काही प्रोफेसर असतात किंवा काही नावाजलेले व्यक्ती असतात. जसे आम्ही मागच्या वेळेस करताना कला क्षेत्रातल्या काही लोकांना त्याच्यामध्ये बोलवलं होतं. जे नावाजलेले लोक या क्षेत्रातले आहेत अशा लोकांना आपण त्याच्यात बोलवत असतो. नॉन बायस्ड और नॉन पॉलिटिकल लोग. नॉन पॉलिटिकल. सर एखादा उद्योजकही निर्माण होईल ना? हो, फोटो निघाला. त्या आंदोलनातून उद्याच्या एखादा उद्योजकही निर्माण होऊ शकते. नाही, उद्योजक निर्माण झालेच पाहिजे, त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. कारण मोठ्या उद्योगापेक्षा लघु उद्योगातूनच रोजगार निर्मिती होऊ शकते. धन्यवाद. सर्वप्रथम महाराष्ट्र की पावन धरा पर उपस्थित समस्त लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ. हालांकि यंग इंडिया के गोल के माध्यम से युवाओं के लिए जो दरवाजे संगठन ने खोले हैं प्रवक्ता के रूप में, आपने देखा होगा कि पिछली बार भी यह प्रतियोगिता कराई गई थी जिसके माध्यम से महाराष्ट्र और मुंबई में कई नए युवा साथियों को अवसर मिला और वे प्रदेश के प्रवक्ता बने और आज उनमें से कई हमारी बहन, हमारे भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर भी आसीन हुए हैं. ये अचीवमेंट है यंग इंडिया गोल के और यहाँ के टैलेंट की. मैं आपको कुछ विषयों के बारे में अवगत करा दूं जिन विषयों पर यह पूरा भाषण प्रतियोगिता आधारित होगा. वो विषय होंगे जो इस देश जिन विषयों से यह देश आज जूझ रहा है. बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में केंद्र में बैठी मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं करना चाहते, डिबेट नहीं करना चाहते. जब भी आप उनसे बेरोजगारी पर बात करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप मुद्दों की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ लेते हैं. तो मैं ये कह सकता हूं, आखिरी का 2 मिनट लेकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा. मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से छिपकली कीड़े मकोड़े खाने के बाद महापुरुषों की फोटो के पीछे जाके छिप जाती है, भगवान की फोटो के पीछे जाके छिप जाती है, सेम उसी प्रकार ये बीजेपी वाले भी काम करते हैं. ये कुछ भी कुशासन चलाएंगे, ये कुछ भी नीतियां लाएंगे और उसके बाद जब इनका विरोध होना चालू होता है तो ये भगवान की आड़ ले लेते हैं, ये राष्ट्रवाद की आड़ ले लेते हैं, महापुरुषों की आड़ लेकर के उनके पीछे में जाकर के छुप जाते हैं. लेकिन आज युवाओं के लिए यही चुनौती रहेगी कि ऐसे छुपे हुए लोगों को बाहर निकालना. तो ये विषय बेरोजगारी रहेगा. किसान पे जो बिल आए हैं, आपने देखा होगा जब एक देश को तोड़ने वाला कानून आता है तो लोगों की राय मांगी जाती है, टोल फ्री नंबर जारी किए जाते हैं.
जब बीजेपी को मेंबरशिप लॉन्च करनी होती तो टोल फ्री नंबर जारी किए जाते हैं। लेकिन जब बेरोजगार युवाओं की बात आती है, रोजगार देने की बात आती है, तब कोई टोल फ्री नंबर जारी नहीं करते। किसान बिल पर समर्थन पाने के लिए या सब लोग उसके समर्थन में है या नहीं है किसान, उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी नहीं करते, बस अपनी कुनीतियां सामने लाते हैं। लेकिन जब उसका विरोध होता है तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि छिपकली की चाल चलते हैं। और आखिरी बात कहता हूं कि मैं आज ये भी कह सकता हूं कि इस देश ने, इस जनता जनार्दन ने कई सालों की तपस्या के बाद मोदी जी को बहुत आशीर्वाद दिया जनता जनार्दन ने, और आज उस पद पर आसीन होने के बाद, वरदान पाने के बाद, आज मोदी जी की स्थिति भस्मासुर के जैसी हो गई है। जिस प्रकार से भस्मासुर वरदान पाने के बाद ईश्वर को ही जला करके राख करने के लिए दौड़ाने लग गए थे, उसी प्रकार से मोदी जी वरदान पाने के बाद आज गैस सिलेंडर की महंगाई की बात, पेट्रोल की महंगाई, देश में बेरोजगारी, देश में बढ़ती महंगाई, लोगों की नौकरियां चले जाना। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में जब कोरोना नहीं आया था तब 12,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, युवाओं ने। उस पर कोई चर्चा नहीं करता। आप भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए CMIE का मतलब क्या होता है, ILO का मतलब क्या होता है, ISO का मतलब क्या होता है, CSO का मतलब क्या होता है, ये बता भी नहीं पाएंगे। जबकि ये सारी संस्थाएं केंद्र संचालित करती है और ये सारी संस्थाओं की सर्वे ये मानती है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है कि हाँ, हमारा देश आज 45 वर्षों की सबसे ज्यादा सर्वोच्च बेरोजगारी के स्तर पर आज हमारा देश है 8.2। तो इन विषयों पर मैंने आपको ये जो सारी विषय बताए, वो विषय इसलिए बताए, नोटबंदी का विषय है, बेरोजगारी का विषय है, किसान बिल का विषय है। इन्हीं विषयों पर आधारित हमारी ये भाषण प्रतियोगिता होगी और जो युवा अपने मन की पीड़ा कह लें या अपनी भावनाओं को कह लें या देशभक्ति के लिए अपनी भावनाएं जो व्यक्त करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर रह करके पार्टी का काम करना चाहते हैं, एज ए प्रवक्ता काम करना चाहते हैं, ये पूरा सिस्टम राहुल गांधी जी ने उन युवाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत्यजीत दादा। जैसे सत्यजीत दादा, हरपाल भाई, सुबोध भाई, शुक्ला जी ने कहा, एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे यूथ कांग्रेस के भाइयों और बहनों को, यंग इंडिया के बोल, उसके माध्यम से अलग अलग जगहों से, हर एक क्षेत्र से, मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी एक कंपटीशन होगा और जो प्रवक्ता अच्छा बोल सकता है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी का विचारधारा रखता है, उसे हम प्रमोट करेंगे, उसे हम स्पोक्स पर्सन के तौर पर अपॉइंट करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, असेंबली लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी होगा और जो अच्छे स्पोक्स पर्सन होंगे वो राष्ट्रीय तौर पर भी भेजे जाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भाई का, कृष्णा अदौरी जी का, कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया। राहुल गांधी जी हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म हमें देते हैं जैसे सामान्य घर का एक व्यक्ति पार्टी से जुड़ सकता है, जो पार्टी का विचारधारा रखता हो। इसीलिए यंग इंडिया के बोल जो कार्यक्रम है वो पूरे महाराष्ट्र में होगा, पूरे मुंबई में होगा, हर एक क्षेत्र में, हर एक असेंबली में, हर एक वार्ड में। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते और महाराष्ट्र का MLA होने के नाते मैं युवाओं की पीड़ा समझता हूं और हम सब युवा कांग्रेस लोगों की जो समस्याएं हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं, उनसे वाकिफ है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में 2 करोड़ जॉब्स की प्रॉमिस की थी, 2 करोड़ जॉब्स तो दूर की बात है, जो नौकरियां थी वो भी चली गई है। इसीलिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर एक मुहिम चलाई है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। महाराष्ट्र में हर एक कोने में, मुंबई में हर एक कोने में हमारे यूथ कांग्रेस के जो सिपाही हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हमारे जो युवा भाई और बहनों हैं जो अपनी नौकरियां हाथ धो बैठे हैं, उनके लिए हम प्रदर्शन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी यही चाहते हैं कि जो युवा है, आज का जो पढ़ा लिखा युवा है, उनके कई स्टेटमेंट्स भी आए बीजेपी
पार्टी के लीडरशिप के कि ये पकोड़े तल सकते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन में अगर वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवा पकोड़े बेचे, चाय बेचे और बूट पॉलिश करे, तो मुझे लगता है देश का युवा को और कोई चारा नहीं बचा और सड़कों पर उतर के हमें यही करना पड़ेगा। इसीलिए मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस कल मुंबई में हर एक जगह आंदोलन करेगी, हल्ला बोल करेगी, प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र में भी हर कोने में हम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आम आदमी की हक की लड़ाई और युवाओं की हक की लड़ाई हम हमेशा लड़ते आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी मैडम के नेतृत्व में, और आगे भी लड़ेंगे। और कल मुंबई में एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें हम युवाओं की जो मांगे हैं उसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन का तोहफा देंगे। धन्यवाद। जागा देऊन तिथे इमारत बांधलेली आहे, जर ती कंपनी विकली जाणार असेल तर ही इमारतीचं काय होणार, हा प्रश्न तुम्ही समोर आणला पाहिजे। कारण ती जागा जी आहे ती तर राज्य शासनाची आहे, एका पर्पज साठी ती दिली होती शिपिंग कॉर्पोरेशन। आता उद्या शिपिंग कॉर्पोरेशन विकत घेणार कोणतरी खासगी माणूस किंवा खासगी कंपनी, त्यांच्या तर कार्यालयासाठी ती जागा देण्याचं काही प्रयोजन असायचं कारण नाही। विषयावर थोडस एअर इंडियाची बिल्डिंग ती दिली आहे ना, ती पण महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची जागा दिली होती, ती पण आता विकायला काढली आहे त्यांनी। गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ती विकत घेते, ती सेक्रेटरी आणि एअर इंडिया घेतलं पाहिजे। जर ते महाराष्ट्र शासनाची जर प्रॉपर्टी आहे म्हणजे लँड महाराष्ट्र शासनाची, ती बांधकाम समजा त्या कंपनीने केली, महाराष्ट्र शासनाने ती भले कॉस्ट दिली तरी चालेल पण ती विकत घेतली पाहिजे। पण ती विकतायत ना एअर इंडियाची बिल्डिंग, ती लँड कॉस्ट विकतात। लँड कॉस्ट घ्यायचं कारणच नाही, लँड आपण आपली आहे, लँड कॉस्ट मग महाराष्ट्र शासनाच्या अकाउंटला जमा झाली पाहिजे। 1700 कोटी काहीतरी 2100 का 1700 लँड तर त्यांची नाहीच आहे, त्याचे पैसे सरकारने का द्यावे? त्याच्यापेक्षाही त्याला ठराविक पर्पज साठी दिलं होतं। उद्या जर त्याने तिथं हॉटेल चालू केलं किंवा जर एखादं दुसरं कॉम्प्लेक्स चालू त्याचा काही अर्थ नाही। पण आताही आपण एअर इंडियाला दिलेला आहे, पण एअर इंडियाचं ऑफिस इथे नाहीये, दिल्लीला शिफ्ट झालंय अनेक वर्षापासून, आणि तिथे जे ऑफिसेस आहेत त्याचा रेंट एअर इंडिया घेते ना, कमर्शियली वापर करते। ते समजा ते सबलीज करून पोट भाडे करून आणून एअर इंडिया तरी घेते, निदान पीएसयू कडे तरी जाते, पण खासगी मालकाकडे जाण्याचं काही कारण नाही। पण ऍक्च्युअली तेही थांबवलं पाहिजे ना, म्हणजे त्या विषयावर तुम्ही सगळ्यांनी काहीतरी करावं म्हणून मी हा काय आमचा विषय नव्हता, परंतु शिपिंग कॉर्पोरेशनचं टेंडर होऊन जाईल, त्याचं टेंडर 8-10 दिवसात फायनल होत जाईल, तर ते निघून जाईल। कॉर्पोरेशनचं टेंडर ते मी देतो तुम्हाला, शिपिंग कॉर्पोरेशनचं टेंडर झालं, टेंडरची कॉपी आहे का ती व्हॉट्सअप करून द्या, बाईट घेऊन देऊ मग आपण त्यावर शिपिंग कॉर्पोरेशनचं टेंडर। आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने। महाराष्ट्र युवा काँग्रेसचे आणि मुंबई युवा काँग्रेसचे प्रभारी श्री हरपाल सिंग जी या ठिकाणी आलेले आहेत, त्याचबरोबर खास छत्तीसगड वरून या कार्यक्रम आज यंग इंडिया की बोल याची सुरुवात आपण करणार आहे। त्या कार्यक्रमाचे जे महाराष्ट्राचे जबाबदारी त्यांच्यावर दिलेली आहे ते सुबोधजी या ठिकाणी आहेत, आणि त्याचबरोबर संजीव शुक्लाजी पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आणि त्याचबरोबर माझे सहकारी आमदार जिशान सिद्दीकी, मुंबईचे आपले अध्यक्ष नवनीत वाची हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। भारतीय युवा काँग्रेसच्या वतीने राष्ट्रीय स्तरावर एका वक्तृत्व स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। ज्या स्पर्धेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय, प्रदेश आणि जिल्हा पातळीवरच्या प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या युवक काँग्रेसमधल्या करण्याच्या दृष्टीने ही एक स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। त्याचं नाव आहे यंग इंडिया के बोल। या कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी आणि त्याचबरोबर उद्या युवक काँग्रेसच्या वतीने आपल्या सर्वांचे पंतप्रधान
नरेंद्रजी मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस साजरा करण्याचा जो कार्यक्रम काँग्रेसने ठेवलेला आहे, त्या दोन्ही कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी आपल्याला बोलवलेलं आहे. मी सुबोध त्यांना विनंती करतो की त्यांनी यंग इंडिया के बोल या विषयावर माहिती द्यावी. यंग इंडिया के बोल ही स्पर्धा 2 वर्षापूर्वी पण एकदा अशाच पद्धतीने झाली होती आणि त्याच्यातून काही प्रवक्ते आम्ही तयारी केली. या ठिकाणी कृष्णा टवले म्हणून आमचा कार्यकर्ता आहे, जो अतिशय सामान्य परिवारातला उस्मानाबाद जिल्ह्यामधला आहे. त्याच्या घरामध्ये कोणाचाही इकडे ना पुढे नमस्कार कर सगळ्यांना. त्यांनी कायमच सामान्य परिवारातल्या मुलांना राजकारणाचा व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले आणि त्यातलाच एक भाग म्हणून आता यंग इंडिया की बोल नावाची एक स्पर्धा या ठिकाणी आता घेऊन त्याच्यातून प्रवक्ते निवडण्याचा निर्णय भारतीय युवक काँग्रेसच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे. अजून एक महत्वाचा कार्यक्रम उद्या 17 सप्टेंबर 2021 रोजी आम्ही जे करणार आहे, 2 कोटी युवकांना दरवर्षी नोकऱ्या देणार असा वादा करून, असा शब्द देऊन या ठिकाणी 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींचं भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्तेवर आलं. मात्र मागच्या 7 वर्षात आपण पाहिलं असेल की 2 कोटी युवकांना दरवर्षी नोकऱ्या तर सोडाच, परंतु लाखो करोडो युवक आता बेरोजगारीमध्ये त्या ठिकाणी बेरोजगारीच्या खाईमध्ये त्यांना ढकललं जात आहे. आणि या सगळ्याला जर कारणीभूत कोणी असेल तर या सगळ्याला कारणीभूत केंद्र शासनाचे, भारतीय जनता पार्टी सरकारचे चुकीचे आर्थिक धोरण आहे, हे नाकारता येणार नाही. नोटबंदीचा विषय असेल, जीएसटीचा विषय असेल, त्याचबरोबर नुकताच झालेल्या कोविड-1 आणि कोविड-2 मधल्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांचा प्रश्न असेल. 20 लाख कोटी रुपयाचं पॅकेज जाहीर केलं, परंतु त्यातले साधे 20 पैसे सुद्धा लोकांना खिशामध्ये मिळाले नाही. तर असे जे सगळे चुकीचे धोरण झालेले आहेत त्याचा निषेध करण्यासाठी उद्या पंतप्रधान मोदीजींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस साजरा करण्याचा निर्णय युवक काँग्रेसने घेतलेला आहे. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, मुंबई आणि महाराष्ट्रात सर्वत्र हा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बेरोजगार युवकांच्या परिषदा घेऊन, हल्लाबोलचं आंदोलन करून, वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यामध्ये, प्रत्येक शहरामध्ये, प्रत्येक गावामध्ये हे आंदोलन केलं जाईल. आणि याच्या माध्यमातून आमचा एक प्रयत्न राहील की युवकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि भारतीय जनता पार्टीच्या या केंद्रातील सरकारला जाब विचारण्याचा एक प्रयत्न आम्ही उद्या या राष्ट्रीय बेरोजगार दिनाच्या निमित्ताने करणार आहे. यानंतर मी मुंबईचे अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी यांना विनंती करतो की त्यांनी हिंदीमध्ये थोडस संबोधित करावं. या स्पर्धेमधून तो त्या ठिकाणी जिंकला आणि आता त्याला महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचा प्रवक्ता आम्ही केलेला आहे. तर असे हे मुलं, याच्या घरातल्या मागच्या 7 पिढ्यांमध्ये सुद्धा कोणीही राजकारणामध्ये नाही, प्रवासाला सुद्धा त्याच्याकडे कधी कधी पैसे नसतात, अशी सामान्य परिवारातला शेतकरी कुटुंबातला मुलगा या स्पर्धेमुळे इथपर्यंत तुमच्या समोरून उभा राहिला, हे देखील मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे. धन्यवाद. यानंतर आपले काही प्रश्न असतील तर घेऊया. हे 2 कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी आपली आजची पत्रकार परिषद केली होती.